हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 और ये है आज का वीडियो नंबर 2। चलिए इसी वीडियो में इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन सब के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूलाज जनरेट किए थे, डिराइव किए थे। सॉरी, जनरेट तो नहीं किए, जनरेट तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने किए थे, हमने डिराइव किए थे। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इस चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कोई तो रिलेशन होना चाहिए ना इनके बीच। तो चलिए रिलेशन बिल्ड करते हैं। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑब्वियसली इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पर चल ठीक है। यहां से देखिएगा, मान लीजिए ये है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आम जिंदगी, सॉरी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट है 2, 2 पॉइंट्स। इस बार हम टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लेकर जाएंगे। हम लेकर जाएंगे इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉइंट 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अपोजिट है तो लगेगा इस तरफ। तो ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे वर्क डन। यहां से देखिएगा, इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, डिफाइन है Q0 इंटू में E। ये पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्मूला। अब इस अगर फॉर्मूले को हम लिखें वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वाला, और इस पर सॉरी हम लगा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स। इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लगा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी कि हम स्पीड मेंटेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। चलिए, इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के, जो कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें Q0 इंटू में E। अब देखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, तो क्या इसको डायरेक्ट ऐसा लिखना सही होगा? बताइएगा। जी बिल्कुल नहीं। तो हम इनके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव के 2 मीनिंग होते हैं जनरली। पहला होता है कि कोई चीज़ 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो ये बता रहा है डायरेक्शन को। और दूसरी चीज़ होती है, इस नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है, पहला तो ये कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट। दूसरा इसका मीनिंग कि इसके इंक्रीज से ये डिक्रीज हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज से फोर्स डिक्रीज हो रही। तो यहाँ सॉरी, यहाँ जो नेगेटिव साइन का मीनिंग है वो है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ से देखिएगा आगे, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 के लिए इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इनका डॉट प्रोडक्ट
स्केलर क्वांटिटी बनाता है, तो ये हो गया इनका वेक्टर। चलिए अब यहाँ से हम पुट करेंगे ये वाली फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 नेगेटिव ऑफ क्यू नॉट ई का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी आर। ठीक है, और आर यहाँ से हम मान सकते हैं इसको, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ चलाने तक का इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, क्योंकि इसी तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं हमको इसको। चलिए ये हो गया। अब हम लिखते हैं इसको पोटेंशियल के फॉर्म में। तो पोटेंशियल में कैसे लिखा जाएगा, टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव दिस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली हम पहुंच रहे पॉइंट नंबर 2 पर, और इनिशियली वी वर एट पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ से इसको लिखा जाएगा V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू वर्क डन। चलिए रख देते हैं ये वाला, तो यहाँ से निकल कर आएगा नेगेटिव ऑफ क्यू नॉट ई का वेक्टर डॉट डी आर का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एक दूसरे को कर देंगे कैंसल आउट। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट V2 माइनस V1 को डेल V। ठीक है, चलिए एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे V2 माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डॉट डी आर का वेक्टर। ये आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आसान था जी, बिल्कुल आसान था। इसे डिराइव करना क्या मुश्किल था हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। हमने निकाला पहले फोर्स, जो कि है चैप्टर नंबर 1 से हमने पढ़ा था ई चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हमने निकाल दिया वर्क डन, और नेगेटिव साइन बता रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ हमने इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में इस एंगल को बाकी रखा है, क्योंकि यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 0 है, लेकिन हर बार 0 हो ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है ये चार्ज, ये पॉइंट ऐसे रखे जाएं, पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लेकर जाए तो एंगल थीटा बनेगा। इसीलिए हमने ये एंगल यहाँ पर पुट ना करते हुए इस इक्वेशन को बढ़ाया आगे। तो यहाँ से ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन से हमें पता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन है, W अपॉन में क्यू नॉट, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से ये आ गया फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। नोट कीजिएगा, अभी तक थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि यूनि डायरेक्शन इक्वी डिस्टेंस। अब अगर हम इसे लिखें डेल के फॉर्म में, तो लिखा जाएगा डेल V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर का वेक्टर। सॉरी, इसको भी हम लिखेंगे डेल आर का वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन अगर किसी इक्वेशन में हो तो वो दो मीनिंग रखता है। पहला मीनिंग कि कोई भी दो क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये तो दोनों थे अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ नेगेटिव साइन बता रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन को। यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज़ को बताएगा? सोचिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, क्योंकि यह है कि एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसका यहाँ पर डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो मैंने बताया था कि दूसरा मीनिंग इसका क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंक्रीज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन जो दिख रहा है आपको, ये मीनिंग रखता है इनके अपोजिट मैग्नीट्यूड में। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। With the increase of
with the increase in electric field, electric potential, electric potential, यहाँ से हम लिख सकते हैं decreases with the increase in electric potential, electric field, electric potential decreases। इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, नोट कीजिएगा। चलिए मिटा रहा हूं मैं। तो ये कहानी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो हमारे पास और उसके अंदर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाएं तो उसकी क्या कहानी होगी देखिएगा। तो यहां से देखिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, यहां हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम पोटेंशियल लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डेल V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इनटू में डेल R का वेक्टर। इसको लिखा जाएगा इस तरीके से। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल dV इज इक्वल टू नेगेटिव साइन जो कि पहले से मौजूद इंटीग्रेशन। अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन E डॉट dr का वेक्टर, जहां एंगल जो यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो बताएगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए ये नोट कीजिएगा, यहाँ पर लिमिट्स हम लेकर जा रहे थे चार्ज को फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 में। लिमिट्स बता रही चार्ज को हम ले जा रहे थे पॉइंट 1 टू 2, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। नोट कीजिएगा, कर लिया? ओके जी। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि इनका नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा उसी के करीब में। यह मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई पॉइंट है पॉइंट A, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट B, और यहाँ पर इसी के सामने हो पॉइंट C, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट इसी के बिल्कुल ठीक ऊपर एक ही लाइन में अगर आ जाए पॉइंट D, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट फॉर एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C एंड एट D। तो कैसे लिखेंगे? अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पॉइंट D पर, पॉइंट C पर, पॉइंट B पर एंड पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होगा वो किस तरीके से होगा, सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी पॉइंट A पर। ये देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इंक्रीज कर रही इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे हम इसके अलोंग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज के साथ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ करेगा, इस पॉइंट पर होगा पॉइंट B से ज़्यादा, और पॉइंट B पर होगा पॉइंट C एंड पॉइंट D से ज़्यादा। तो अब बताइएगा पॉइंट C एंड पॉइंट D पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? क्या पॉइंट C पर पॉइंट D से ज़्यादा होगा? क्योंकि पॉइंट D ऊपर है, तो क्या पॉइंट D पर ज़्यादा होगा? जी नहीं, यह है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। तो इस रीजन में
पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एक ही लाइन के अलोंग हैं, वो भी एक दूसरे के इस तरीके से, ना कि इस तरीके से अलोंग होंगे, तो यहाँ पर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा कम, जबकि पॉइंट सी पर मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा। तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड होगा कम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बी पर होगा ज़्यादा। तो यहाँ से ये हैं इस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू है इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ये हो जाएंगे बराबर। ये नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा। कर लिया आपने? चलिए, ये हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आया? तो अभी हमने देखा कि डेल वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर का वेक्टर। डी आर ना लिखकर हम यहाँ पर डेल के फॉर्म में लिखा है तो लिखेंगे डेल आर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल वी इज इक्वल टू ई डेल आर और नेगेटिव साइन। डेल आर को अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो यह आ जाएगा डेल वी अपॉन में डेल आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसको हम इस तरीके से लिखें, डेल अपॉन में डेल आर इंटू में वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से डेल वी अपॉन में डेल आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। कोई बोल रहा है आगे? जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बोला आपने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को बहुत छोटा कर दिया जाए तब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे डेल वी अपॉन में डेल आर, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसे हिंदी में आप बोल सकते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहां से डेल वी अपॉन में डेल आर ये बराबर होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? ये है ग्रेडियंट, ओनली ग्रेडियंट, नॉट पोटेंशियल, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस पर लगाएंगे वेक्टर। तो यहां से देखिएगा आप, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी था। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर वैल्यू दी जाए और पोटेंशियल की वेक्टर वैल्यू पूछी जाए तो हम इस ग्रेडियंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कैसे करिएगा? यहाँ से हम लिखेंगे इसको ग्रेडियंट v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेडियंट और ग्रेडियंट वेक्टर हैं तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो यह जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ जे कैप, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ के कैप। ये हो गया इसकी वेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ के कैप। ये नोट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। नोट कर लिया आपने? चलिए, इसको भी मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया आई होप आपने। तो अगर चलिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ, यहाँ से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें y और z को कांस्टेंट रखते हुए x एक्सिस में
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो हम यहाँ लिखेंगे जब y एंड z आर कांस्टेंट, तब लिखा जाएगा डेल अपॉन में डेल x इंटू में का i कैप इंटू में v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का i कैप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल अपॉन में डेल ऑफ x v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एक्स, जबकि y एक्सिस एंड z एक्सिस आर कांस्टेंट। चलिए नोट कीजिएगा, ये थी कहानी ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई हो। काफी आसान थी, कुछ मुश्किल नहीं है अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हों। तो अब हम पढ़ेंगे इस पर बेस्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए होलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये तीन चीज़ मैंने कंबाइंड क्यों किए हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग होगा तो उस जो चार्ज हम देंगे वो लगेगा उसके ओनली सरफेस पर। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज आएगा उसके वॉल्यूम में। इसी तरीके से अगर होलो है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, अगर होलो स्फीयर है तो चार्ज ओनली उसके आएगा सरफेस पर। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को यूज करेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ होलो। होलो के लिए हम लिख सकते हैं कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड। सॉलिड कौन सा रखा जाएगा जी, बताइएगा, सॉलिड कौन सा रखा जाएगा? बिल्कुल सही, कंडक्टिंग, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में आता है ओनली सरफेस पर ना आकर पूरे वॉल्यूम। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए ये हो गया हमारा होलो मान लीजिए या सॉलिड मान लीजिए, लेकिन सॉलिड है तो कंडक्टिंग है, होलो है तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकता है। इस पर रख दिया हमने, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे जबकि स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से। तो इस कोई रैंडम पॉइंट पी हमने यहाँ पर लिया है, तो इस स्फीयर पर ये जो चार्ज है, इस होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम इस पॉइंट पी पर निकालेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही तरीका इनफाइनाइट से लेकर आएंगे एक टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से देखिएगा ये हो गया रेडियस, जहाँ यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किस तरफ होता है जी, बताइएगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इसका रेडियस वेक्टर, तो इसका भी डायरेक्शन होगा इसी तरफ डी आर वेक्टर। चलिए अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन जो अभी हमने निकाला था इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल मेरा सुनिएगा, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर में चेंजेस के साथ आ रहा है वेरिएशन, तो यहाँ है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, हम जा रहे हैं इनफाइनाइट से पॉइंट पी, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी के लिए ई डॉट डी आर। अब आप बताइए क्या डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? चलिए बताइए, एंगल होगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी को चलिए एक बार के मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा ई डी आर, चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड
फॉर हॉलो नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट किया था, जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए कितनी आई थी भाई, कोई बोल रहा है जी बताइएगा। आई थी के चार्ज मान लीजिए क्यू अपॉन में के स्मॉल आर का स्क्वायर, मान लीजिए इस पर चार्ज भी कैपिटल क्यू, ये था इसके लिए आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से निकल कर आएगा डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अब हम इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस पॉइंट पी पर जो कि है आर डिस्टेंस दूर और इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में डी आर। तो यहाँ पर के एक कॉन्स्टेंट टर्म है एंड चार्ज ऑल्सो है कॉन्स्टेंट टर्म, तो बोथ इनको निकालेंगे बाहर, तो यहाँ से के क्यू इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट टू आर के लिए 1 अपॉन में आर का स्क्वायर डी आर, और ये इंटीग्रेशन हम पीछे भी कर चुके हैं। तो यहाँ से डेल वी निकल कर आएगा नेगेटिव ऑफ के क्यू इंटू में इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन में आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। तो यहाँ से अगर हम इसके लिमिट्स को पुट करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में इनफाइनाइट जो कि होता है 0। तो यहाँ से डेल वी फॉर आउटसाइड जो निकल कर आया है वो है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ये हो गया आउटसाइड के लिए, समझ में आया आपको। चलिए ये फॉर्मूला आपको देखकर कुछ याद आ रहा है, वो पुरानी बातें, वो पुरानी यादें। ये है एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो स्फीयर हैं इस पर जो चार्ज हैं वो इस पॉइंट P के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। चलिए नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं यही सेम चीज एट सरफेस। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, कोई बता रहा है, कोई बता रहा है जी बताइएगा, आसान है ना। एट सरफेस आर बराबर आर, तो यहां से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा ब्रदर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा ना, यही होगा जी। चलिए अब बात करते हैं इनसाइड के लिए। ध्यान से देखिएगा इनसाइड की कहानी को, इनसाइड एज की कहानी को, सॉरी इनसाइड जब स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर से, ये चीज मैं बता रहा हूं। देखिएगा ये है हमारा स्फीयर, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इसका ये हो गया रेडियस, सॉरी सेंटर में ये हो गया इसका रेडियस। अब अंदर अगर पॉइंट P यहाँ कहीं है r डिस्टेंस दूर, तो इसके लिए पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V टू, हम इसको लेकर आएंगे इनफाइनाइट से P जी। क्या इनफाइनाइट से P पर लेकर आएंगे जी? नहीं, हम इसको इनफाइनाइट से P पर ना लाते हुए सरफेस से पॉइंट P तक लेकर आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चलिए पहले देखिए, बाद में बताऊंगा इसकी वजह। पहले देखिए हम लेकर आएंगे सरफेस टू पॉइंट P पर, वर्क डन हो जाएगा, सॉरी वर्क डन नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम सरफेस टू पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में dr। चलिए एंगल तो 0 है, वैसे भी आपको पता है एंगल 0 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से लिखेंगे पॉइंट P माइनस सरफेस एट पोटेंशियल एट सरफेस, इसका इंटीग्रेशन सरफेस जो कि है r एंड पॉइंट P जो कि है स्मॉल r। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा फॉर हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने डिराइव किया था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जी बताइएगा जल्दी जल्दी, होता है 0 होता है। इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट से पॉइंट P पर ना लाकर सरफेस से पॉइंट P पर ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है फंक्शन ब्रेक।
इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, सरफेस पर है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, जबकि अंदर है 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो यहां पर हो रहा है फंक्शन ब्रेक, तो हम इसको सरफेस से लेकर आएंगे पॉइंट P पर, ना कि इनफाइनाइट से पॉइंट P, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल में आ रहा है ब्रेक डाउन। चलिए, इसलिए हमने लिया है पॉइंट सरफेस टू पॉइंट P पर। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0 इंटू में dr, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से ये 0 क्यों होगा, इसका इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन होता है 1। चलिए रखिए इसकी लिमिट कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। स्मॉल आर तो ये है सरफेस पर, तो ये ऑल ओवर 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से अब हम पॉइंट P पर पोटेंशियल, सरफेस पर पोटेंशियल बराबर 0, तो यहां से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। इस वाले टर्म को शिफ्ट करेंगे उस तरफ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट सरफेस आपको पता था, तो यहां से के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी अभी स्क्वायर बोल देता मैं, जबकि स्क्वायर नहीं था। ये हो गया जी इनसाइड की कहानी। ठीक है, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी। अब हम ग्राफ लिख रहे हैं इसका। चलिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो गया इनके बीच में, तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब बना देते हैं इसका ग्राफ। पोटेंशियल सबसे पहले इनसाइड के लिए बराबर पोटेंशियल एट सरफेस बराबर था ना, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और पोटेंशियल एट आउटसाइड जो कि था पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज के बराबर के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। चलिए यहाँ से स्पीयर बहुत अजीब बन गया है, तो गोला, ये गोला के लोग नहीं हैं। ये हो गया इसका रेडियस। चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इनसाइड की कहानी थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, इससे तो पता ही नहीं चलेगा। जी लेट हो रहा। हाँ अब देखिएगा, ये है हमारा वही स्पीयर, होलो, कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग, रेडियस हो गया इसका आर। तो इनसाइड के लिए सरफेस एंड इस पर था बराबर, तो ये हो गया, ये कहानी है हमारी सरफेस की। टक 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 टक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड। ठीक है, तो इनसाइड और सरफेस पर है बराबर, तो यहाँ से ये बनेगा ग्राफ, बन गया जी। ठीक है, और आउटसाइड हो रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, तो यहाँ से ये आ जाएगा इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ठीक है, जहाँ पोटेंशियल 1/में आर। ओके जी, हो गया। ये गलत बना दिया मैंने, ये वाला गलत हो गया। क्या कांस्टेंट था? ये देखना पड़ेगा, सॉरी, रियली सॉरी। जी ऐसे ही था। मिसकंसेप्शन, इट्स नॉट मिसकंसेप्शन, बट मैं भूल गया था, मेरे माइंड में वो सॉलिड वाली कहानी आ गई। चलिए ये हो गया होलो के लिए ग्राफ। अब देखते हैं यही कहानी सॉलिड आगे कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? जी नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग की तो कहानी यही तो थी। अब देखते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस पर चार्ज होगा पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो ये हो गया चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस कैपिटल आर। सबसे पहले कहानी आउटसाइड की, कहानी घर घर की नहीं जी, कहानी आउटसाइड की। जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, वही पॉइंट पी, तो इनफाइनाइट से लेकर आएंगे इस पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज, ये हो गया डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और इसी डायरेक्शन में होगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फॉर ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितनी होती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी इनफाइनाइट टू पॉइंट पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट टू पॉइंट पी ई डोंट डी आर, डोंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एंगल है 0 डिग्री। चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ से इनफाइनाइट इसको लिखेंगे पॉइंट पी इनफाइनाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पॉइंट पी जो कि है आर, आर है ना ये डिस्टेंस। तो यहाँ से इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका नेगेटिव ऑफ के क्यू को बाहर निकालेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, तो इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर के लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन में आर स्क्वायर ही तो आ रहा है बार बार, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के क्यू माइनस का 1 अपॉन में आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट आर। तो यहाँ से ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ के क्यू 1 अपॉन में नेगेटिव ऑफ का आर प्लस 1 अपॉन में इनफाइनाइट जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ से पोटेंशियल एट पॉइंट पी फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये स्फीयर पर जो चार्ज है वो इस पॉइंट पी के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये नोट कीजिएगा। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कोई डायरेक्शन होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है? जी नहीं, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट्स अ स्केलर स्केलर क्वांटिटी, सही है, वेक्टर नहीं है ये, स्केलर क्वांटिटी एट सरफेस। सरफेस पर कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू आर, तो ये तो बिल्कुल हल्की बात हो गई। सरफेस पर एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर तो आउटसाइड के लिए था, हो गया कैपिटल आर। चलिए अब बात करते हैं इनसाइड की। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसी में कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो देखिएगा ये हमने बना दिया हमारा सॉलिड स्फीयर, काफ़ी गोल बनाया क्या या नहीं बना? चलिए कोई नहीं, हमें तो कुछ और ही मतलब है इससे, गोल बनाने से थोड़ी ये। देखिए वैसे ऐसे डालिएगा चार्ज को, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है ना, नज़र लग गई आपकी। तो ये पुट कर दिया हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कैसे पुट कर रहा हूं मैं चार्ज का ना, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ के साथ। चलिए ये इसका हो गया रेडियस कैपिटल आर। अब हमने मान लिया पॉइंट पी है इनसाइड स्मॉल आर करके। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा? जी सभी एक स्वर में बोलिएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी में। एट पॉइंट पी, सॉरी नॉट पॉइंट पी, फॉर इनसाइड, बिल्कुल सही। कौन बोला? ये बिल्कुल सही बोला। कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन में जी आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब, बिल्कुल सही, इंटू में स्मॉल आर, वेरी गुड।
ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो नहीं होता है सर, जीरो नहीं होता है। तो इसके लिए कहानी आएगी अलग से। तो देखिएगा यही आ गया पोटेंशियल, हम लेकर आएंगे वही वाली कहानी इनफाइनाइट टू पॉइंट पी पर नहीं जी की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा। आप बाहर थी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस से पर है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, और अंदर है के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर। तो यहाँ आ रहा है चेंज, तो चेंज इस चेंज में की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर होगा ब्रेक। तो यहाँ हम सरफेस इनफाइनाइट टू सरफेस पर या पॉइंट पी पर तो लेंगे, लेकिन इनफाइनाइट से इस अंदर वाले पॉइंट पी पर ना लेकर हम लेंगे सरफेस टू पॉइंट पी। फ्रॉम सरफेस टू पॉइंट पी के लिए नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट, रियली सॉरी, इनफाइनाइट की आदत हो गई इस पोटेंशियल के चक्कर में। फ्रॉम एस टू पॉइंट पी, सरफेस टू पॉइंट पी, एंगल हो गया कितना 0 डिग्री। ये डी आर वेक्टर है ना, इसी के डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। सरफेस पर कितना इसका रेडियस, सरफेस इस पॉइंट की सरफेस से डिस्टेंस कैपिटल आर, और इस पॉइंट की पी से डिस्टेंस स्मॉल आर, तो यहाँ लिखा जाएगा स्मॉल आर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की के क्यू अपॉन में आर का क्यूब इंटू में आर इंटू में डी आर। तो यहाँ से देखिएगा के कॉन्स्टेंट टर्म, सॉरी जबान पर चढ़ा नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट टर्म। रेडियस, क्या इसकी रेडियस चेंज होगी? पूरे स्पेयर के लिए सेम ही तो होगी ना, तो रेडियस भी कांस्टेंट हो गई यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये सारे टर्म्स बाहर के क्यू अपॉन में आर का क्यूब। अब की बार आया नया इंटीग्रेशन आपके पास में, तो ये कौन करके दिखाएगा डी आर इंटू में आर। ये इंटीग्रेशन करें, काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप अपने 12th का इंटीग्रेशन का जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके बाद में ये चीज़ आपको बहुत ही आसान लगेगी इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत भारी भारी इंटीग्रेशन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन वाला। अगर आ जाए तो बहुत मज़ा आता है, और ना आ जाए तो सरदर्द भी बहुत अच्छा है। ये सरदर्द नहीं है, आ जाता है, चलिए आप लोड ना लीजिए इस बात का, बहुत आसान चैप्टर है। तो यहाँ से पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट एस सरफेस, इसका इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी। और ये प्लस का सी की कहानी बताएंगे आपके फिजिक्स नहीं, सॉरी मैं नहीं बताऊंगा, आपके मैथमेटिक्स के टीचर कि ये सी क्या क्या फंडा यहाँ पर पूछिएगा। नेगेटिव ऑफ के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब, इंटीग्रेशन इसका हो गया आर का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स इसकी हैं कैपिटल आर टू स्मॉल आर। लिमिट्स इसके अंदर पुट करेंगे, नेगेटिव ऑफ के क्यू अपॉन में आर का क्यूब, ये मिटा लें। इसका तो क्या है, आपको तो बस ये एज अ रिमाइंडर था। तो यहाँ से आर ऑफ स्क्वायर लिमिट पुट करेंगे, आर ऑफ स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव ऑफ नीचे वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट पहले पुट की जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी। अब हमें पता है पोटेंशियल एट सरफेस कितना था, पोटेंशियल एट सरफेस के क्यू अपॉन में जी कैपिटल आर, बिल्कुल सही। यहाँ से नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इस आर स्क्वायर को भी, नॉट आर ओनली आर स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू अपॉन में आर रखेंगे बाहर, अंदर कर देंगे नेगेटिव को मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा आर ऑफ स्क्वायर, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, आर ऑफ स्क्वायर नेगेटिव ऑफ आर ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2 आर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर को करेगा कैंसिल, और इस वाले को भेजेंगे टर्म को इधर। तो मैं कहाँ से मिटा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम में मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ जी। तो आप देखिएगा इसी में आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस वाले टर्म को हमने शिफ्ट किया उस तरफ, तो ये हो गया पोटेंशियल एट पी के क्यू अपॉन में आर, यहाँ से बच गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/2 नेगेटिव ऑफ आर ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2 आर ऑफ स्क्वायर। और यहाँ से ये जो अभी तक, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, रियली सॉरी, नेगेटिव, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल का आर, के क्यू आर यहाँ से कॉमन लेंगे। तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू यहाँ से के क्यू अपॉन में आर, अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ से देखिएगा
ये हो जाएगा 1/2, ये और जुड़ेगा इसके अंदर तो हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ r का स्क्वायर अपॉन में 2r का स्क्वायर। समझ में आई यहाँ तक? जी यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। मैं इसका ग्राफ देख लेता हूँ, थोड़ा ग्राफ में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ग्राफ बनाया हुआ ही नहीं है। ओके जी, यहाँ तक नोट कीजिए, कर लिया आपने? ओके, ग्राफ इसका मैं तो देखना भूल गया और ये टर्म्स आ गए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। चलिए जी, तो इसका ग्राफ आपको बताएंगे क्लासरूम में। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आज हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर वेक्टर, जबकि ये बेचारा वेक्टर नहीं है, ये स्केलर। ठीक है, रिलेशन पढ़ा हमने। फिर पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए हॉलो और सॉलिड स्फीयर। अब इसके अंदर कौन से कंडक्टिंग थे, कौन से नॉन कंडक्टिंग थे, वो तो आप डेरिवेशन कर चुके हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए सॉलिड। चलिए इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कंडक्टिंग। अब तो पता चल गया आपको, अब तो पता चल गया, अब तो सब खुशी के मारे फूल रहे। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये था वीडियो लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर नंबर 3 का। एक इस पर वीडियो और बनेगा और वो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और फिजिक्स को अपना फ्रेंड बनाइए, और तो क्या बनाएंगे। चलिए, तो लगे रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी, ओके।